हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की सामाजिक और राजनीतिक शास्त्र की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें क्रियाकलाप 1 है, तुमने विभिन्न संसाधनों के बारे में जाना है और उन्हें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन की श्रेणी में रखा है। उदाहरण देते हुए बताओ कि यह आधार तुमने कैसे चुना। कह है किसी प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण लिखो। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो अपने आप बने हैं यानी प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे कि जल, मृदा और वायु या सूर्य का प्रकाश। और इसे किस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखा, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति ने इसे बनाया है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। किसी मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण दो। मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे मकान, गाड़ियाँ, उद्योग जो फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, पार्क। इस तरह से बहुत सारे मानव संसाधन हैं जो कि मनुष्य ने बनाए हैं। इसे किस आधार पर मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में रखा, यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य इनका निर्माण प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग करके अपने उपयोग के लिए करता है। जैसे कि मान लीजिए मकान बनाया, तो मकान बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं। मिट्टी है वो प्राकृतिक है और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण मनुष्य ने किया है। किसी एक मानव संसाधन का उदाहरण दीजिए। मानव संसाधन वो होते हैं जैसे कि जो मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, वो है मानव संसाधन। तो जैसे कि मजदूर, क्योंकि मजदूर भी काम करता है और दूसरे मनुष्य के काम आता है। जैसे कि शिक्षक, कुछ कार्यों में मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कार्य करता है, जैसे मजदूर, शिक्षक या फिर डॉक्टर। तो ये जो होते हैं ये होते हैं मानव संसाधन। ये सभी मानव संसाधन हैं क्योंकि इनसे दूसरे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ये मानव संसाधन के उदाहरण हैं। इसे किस आधार पर मानव संसाधन माना है, क्योंकि ये सब अन्य लोगों की सहायता करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सभी दूसरे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और ये दूसरे मनुष्य के काम आते हैं। मानव सहित प्राणियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव सहित, मानव के साथ साथ प्राणियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ, पर्यावरण से जो भी पदार्थ मनुष्य उपयोग करता है या फिर प्राणी उपयोग करते हैं, या कोई भी ऊर्जा जैसे प्रकाश की ऊर्जा, तो वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का उपयोग खेती के लिए, पशुचारण के लिए, सड़कों का निर्माण, खनन आदि के लिए किया जाता है। आओ भूमि संसाधन के बारे में और जानें। अपने आसपास के क्षेत्र को देखो, वहाँ भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है, सूची बनाओ। हमारे यहाँ खेती करने में भूमि का उपयोग हो रहा है, चारागाह के रूप में, मतलब जो पशु जो होते हैं उनको चराया जाता है। भूमि का उपयोग यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग तथा व्यवसाय आदि में भी किया जाता है, आदि कार्यों में भी होता है। भूमि के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। भूमि को फसल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न जीवों का आवास भी है भूमि के अनेक बहुउद्देशीय उपयोग हैं, जैसे भूमि पर नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत हैं, और भूमि पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, भूमि पर जीवन है। इस तरह से भूमि के बहुत सारे उपयोग हैं। भूमि नहीं हो तो जीवन भी संभव नहीं होगा। सभी जगह भूमि का उपयोग एक जैसा क्यों नहीं होता। उपयोग में भिन्नता हो सकती है कार्यों के आधार पर, जैसे कि बंजर भूमि जो होती है उसका उपयोग नहीं होता है और उपजाऊ भूमि का काफ़ी उपयोग होता है। तो इस तरह से भूमि के उपयोग में भिन्नता हो सकती है कार्यों के आधार पर, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही भूमि का उपयोग किया जा सकता है। क्या आपके क्षेत्र में कहीं भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, पता करके सूची बनाओ। हाँ, बहुत से लोग भूमि में उद्योगों से निकले जहरीले रसायन डालकर भूमि को बंजर या अनुपजाऊ बना रहे हैं।
मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग जो होते हैं, उनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं और उन केमिकल्स को भूमि पर डाल देते हैं, तो उससे भूमि बंजर हो जाती है और वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। इन दुरुपयोगों को रोकने के सुझाव दो। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ऐसे क्रियाकलाप न करें जिससे भूमि प्रदूषित होती है या फिर भूमि बंजर हो जाती है। मिट्टी चट्टानों को टूटने से बनती है। इनमें कूड़ा कचरा, सड़े गले पत्ते जैसे जैविक पदार्थ, ह्यूमस मिले रहते हैं मिट्टी में, जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। हम सभी इस पर निर्भर हैं क्योंकि इससे हमारे भोजन के लिए फसलें उगती हैं। क्रियाकलाप 2 है, क्या सभी मिट्टी एक जैसी होती है? आओ यह जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। किसी तालाब, नदी, खेत, बगीचे, मैदान, सड़क, विद्यालय, पहाड़ी आदि विभिन्न स्थानों की ओर जाओ। इन अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करो, कम से कम 5 स्थानों से, और नीचे दी गई तालिका में भरो। ये तालिका है, यहाँ स्थान का नाम दे दिया है, जैसे खेत, बगीचा, मैदान, नदी आदि। मिट्टी की आर्द्रता कैसी है? सूखी है या हल्की गीली है? छूकर देखने पर मिट्टी कैसी लगती है? खुरदरी या फिर चिकनी या रेतीली? मिट्टी का रंग कैसा? काला, भूरा, हल्का लाल या काला? तो इस तरह से हमें लिखना है, जैसे कि खेत या बगीचे से जो मिट्टी लेंगे वो हल्की गीली होगी और छूकर देखने पर खुरदरी होगी। मिट्टी का रंग कैसा होगा? मिट्टी का रंग हल्का काला होगा। मैदान की मिट्टी कैसी होगी? मैदान की मिट्टी सूखी होगी। छूकर देखने पर ये रेतीली होगी। और मिट्टी का रंग कैसा होगा? भूरा होगा। नदी की मिट्टी कैसी होगी? नदी की मिट्टी गीली होगी, हल्की गीली, या फिर नदी की मिट्टी गीली होगी और चिकनी होगी और इसका रंग काला होगा। तालाब की मिट्टी ये भी गीली होगी और ये चिकनी होगी और इसका रंग भी काला होगा। और जो घरों में मिट्टी होती है वो भी हल्की गीली होगी और वो खुरदरी होगी और लाल या फिर भूरी हो सकती है, लाल भूरी। यह भी देखो, मिट्टी के कणों के अलावा कुछ और भी है, उसको छान कर देखना है। छान कर जब देखते हैं तो उसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं और ह्यूमस भी होते हैं। चुंबक लगाकर देखो, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं। मिट्टी में कई जीव जंतु भी रहते हैं, पता करो कि कौन कौन से जीव मिट्टी में रहते हैं। कवक, जीवाणु, केंचुआ और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं। तुम्हें अगर खेती करनी है तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? चिकनी, रेतीली या ह्यूमस वाली? ह्यूमस वाली मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा वो मिट्टी उपयुक्त होगी, क्योंकि ह्यूमस में वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। अगर तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने तो कौन सी मिट्टी ठीक रहेगी? चिकनी या रेतीली? तो चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। तुम घर बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करोगे? चिकनी, रेतीली या ह्यूमस वाली? चिकनी मिट्टी का उपयोग। घर में मिट्टी से बनी चीज़ों के उपयोग लिखो। घड़ा, गुलदान, खिलौने, दीपक, गुल्लक, कटोरा, परात, तवा, सुराही आदि। आओ हम देखें मिट्टी का अपरदन कैसे होता है। एक मिट्टी का ढेर बनाओ। अब एक गिलास पानी भरकर पानी लाओ और इस मिट्टी के ढेर पर पानी की धार बनाकर डालो। बताओ तुमने क्या देखा? मिट्टी के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। इससे पहले हम लिखेंगे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। हम ये देखते हैं कि मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है और कट जाती है। तो मिट्टी का पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। किस कार्य के लिए कितनी मात्रा पानी चाहिए? ये उपयोग लिख लेते हैं। ये लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब एक दिन में कितने लीटर एक व्यक्ति पानी का उपयोग करेगा। तो पीने के लिए 3 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर, खाना पकाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर और शौचालय के लिए 10 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर। तो ये पानी मान लीजिए
हम टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 23, 26, 26 और 30 और 50, 60, 70, 80, ये 80 लीटर पानी हो गया एक व्यक्ति के उपयोग के लिए। तो किस कार्य के लिए कितनी मात्रा में पानी चाहिए ये हमने लिख दिया है। अब तुम पानी को किन किन कार्यों में और कितनी मात्रा में प्रयोग करते हो। हम पानी को पीने में उपयोग करते हैं, ये देखिए ये सब लिख दिया हमने। पीने में, खाना बनाने के लिए, नहाना, इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं। बर्तन धोने के लिए, सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो इस तरह से मान लीजिए हम पीने में उपयोग करते हैं 3 लीटर, खाना बनाने में लिए हम 4 लीटर उपयोग करते हैं, नहाने के लिए मान लीजिए हम 20 लीटर उपयोग करते हैं, ब्रश और शौचालय के लिए मान लीजिए 10 लीटर उपयोग करते हैं, और कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने में मान लीजिए हम उपयोग करते हैं 40 लीटर, और हाथ धोने में 5 लीटर। तो इस तरह से बहुत सारे और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिनमें हम पानी का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया 7 और 27, 37 और 5 ये हो गए 42, और ये 82 लीटर हो गया। तुम इन कार्यों में से कितना पानी बचा सकते हो। हम इनमें से देखिए पीने के लिए मान लीजिए 3 लीटर हो गया, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, तो नहाने के लिए हम बचा सकते हैं, नहाने में हम 15 लीटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े धोने में हम कम उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर 35 लीटर का उपयोग कर सकते हैं। हाथ धोने में हम 3 लीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 लीटर बचाया, यहाँ पर हमने 5 लीटर बचाया, यहाँ पर हमने 3, तो 10 और 3 13 लीटर बचा लिया हमने, 13 लीटर। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें से भी हम आधे आधे लीटर या 1 1 लीटर बचाएंगे तो बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं। तुम्हारे घर पर पानी कहाँ से आता है? नल से आता है। हमारे घर पर नल से पानी आता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का फैलाव है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चट्टानी लवणता के संपर्क में आने से अलग अलग स्थानों पर पानी का स्वाद भी अलग अलग होता है। क्रियाकलाप 4 है, उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 71% जल है हमारी पृथ्वी पर, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि नीला ही नीला चारों तरफ दिखता है। और जब चट्टानी लवणता के संपर्क में जब पानी आता है तो अलग अलग स्थानों पर पानी का टेस्ट भी अलग होता है। समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। नहर के जल का स्वाद मीठा होता है। पृथ्वी पर इतने अधिक जल की मात्रा होते हुए भी जल संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? पृथ्वी पर 97% जल महासागरों में, जो कि खारा है और उपयोग के लायक नहीं है। खारा जल जो होता है वो उपयोग के लायक नहीं है, उससे कपड़े भी नहीं धुलते और पीने के उपयोग में भी नहीं लाया जा सकता। और पानी को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? पानी को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, पानी में फिटकरी डालकर, पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर भी शुद्ध किया जा सकता है। पीने के पानी के शुद्धिकरण का कौन सा तरीका तुम्हारे घर में अपनाया जाता है? हमारे यहाँ पर आरओ लगाकर, आरओ द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। विद्यालय में पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? वाटर प्योरीफायर द्वारा। क्रियाकलाप 5 है, चित्र देखकर सूची बनाओ कि नदी में के प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है। नदी में प्रदूषण किन किन कार्यों से हो रहा है? नदी में कूड़ा डालने से, नहाने से, कपड़े धोने से तथा जानवरों को नहलाने से नदी का पानी दूषित हो रहा है। अपने आसपास स्थित किसी झील, नदी, तालाब का अवलोकन करके उन कारणों का पता लगाओ जिससे वे प्रदूषित हो रहे हैं। घरों और उद्योगों का कूड़ा कचरा तथा नालों का गंदा पानी नदी में गिरने से प्रदूषण हो रहा है। उन विभिन्न कारणों को लिखो जिसके माध्यम से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, उसके अपव्यय को रोक सकते हैं और जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नहरों को पक्का करके, घरेलू कार्यों में जल की बर्बादी को रोककर तथा अति सिंचाई को रोककर। कई बार जब सिंचाई की जाती है तो पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, नालों में बहता रहता है और उससे जल का अपव्यय होता है। जल संरक्षण भी किया जा सकता है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जैविक खाद तथा पीड़कनाशी का उपयोग करना चाहिए। क्रियाकलाप 6 है, अपने विद्यालय परिसर में और उसके आसपास कौन कौन से वृक्ष या झाड़ियाँ उग रही हैं उनकी सूची बनाओ। अपने अध्यापक या बागवान की मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर आंवला, नीम, शीशम, गुलाब, पीपल, नींबू, कीकर, अंगूर, बरगद
और इमली, आम, बेरी, अमरूद, आड़ू, केला, जामुन इत्यादि उगे हुए हैं। इन वृक्षों से तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इन वृक्षों से हमें छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हवा इत्यादि। इन वृक्षों के अलावा तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से लाभ मिलते हैं? इनसे कागज़ बनाए जाते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं, मुरब्बा, अचार, गोंद, ऑक्सीजन, हवा आदि इनसे प्राप्त होती हैं। अवलोकन करके लिखो, ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ किस मौसम या महीनों में गिराते हैं? पतझड़ में गिराते हैं। इन पर नई पत्तियाँ किस मौसम में आती हैं? बसंत में आती हैं। इन पर फल कौन से महीनों में लगते हैं? शरद ऋतु में भी लगते हैं और गर्मियों में भी लग जाते हैं, जैसे बेर वगैरह झाड़ियों पर लगते हैं। अपने विद्यालयों में वृक्षों पर देखो, उन पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उन पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? तोते, चिड़िया, कोई, कोयल। अध्यापक से पूछकर बताओ, यहाँ पहले कौन कौन से पक्षी थे और अब नहीं दिखते? गौरैया, बुगला यहाँ पर पहले पक्षी थे। अब कारण ये है, पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण तापमान में बदलाव आया है, जिससे उनके भोजन में कमी आई है, क्योंकि बहुत से कीट खत्म हो गए हैं और जो ये पक्षी हैं ये उड़ गए हैं। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।